हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार। हमारे ओशंस अर्थात महासागर खारे हैं और इन खारे महासागरों का निर्माण बेसिकली हुआ था मैसिव रेनफॉल से अर्थात बारिश से। और ये जो बारिश थी ये रेनफॉल था। ये रेनफॉल अगर सामान्य होता तो डियर आज हमारे महासागर ताजे पानी के होते, वही पानी जो हम पी सकते हैं। पर रियलिटी ये थी कि हमारे सागर जो आज आपको खारे दिखाई देते हैं एग्जैक्टली इन महासागरों का जब ओरिजिन हुआ था अर्थात इनका फॉर्मेशन हुआ था तो ये महासागर इनिशियली वॉज एसिडिक अर्थात हमारे महासागर पहले एसिडिक थे, अम्लीय थे, फिर ये खारे हुए हैं। अर्थात आज का हमारा सागर पहले अम्लीय था और यह सागर बना था बारिश से और वो बारिश थी बेसिकली एसिडिक रेनफॉल जो हमारी अर्थ पर एक लंबे ड्यूरेशन तक लगभग कहा जाता है 30 वर्षों से शायद 300 वर्षों तक, कई ज्योग्राफर्स का इस पर मत है कि बहुत लंबे समय तक बारिश हुई, उसका अंतिम परिणाम था इन ओशंस का फॉर्मेशन। और इवन मेरा लास्ट स्टेटमेंट जरा ध्यान से सुनिएगा कि हमारे इन सागरों के अम्लीय से खारे होने, एसिडिक से सलाइन होने के पीछे का मेन कारण हमारी पृथ्वी पर उपस्थित सेडिमेंट्स और उनको लाने वाली नदियां हैं। अब ये नदियां कैसे महासागरों को, अब आपके दिमाग में प्रश्न जाग रहा होगा कि कैसे वो नदियां जो होती हैं ताजे पानी की, ये ताजे पानी की नदियां कैसे हमारे सागरों को खारा बना गई। और इतना ही नहीं, आप ये भी जानेंगे कि हमारे महासागरों के खारे होने के पीछे का मेन कारण कुछ जीव रहे हैं जो सागरों में जिनका प्रादुर्भाव हुआ, जिनका ओरिजिन हुआ और उनके ओरिजिन और इवोल्यूशन ने हमारे सागरों को खारा बनाया। सो वेलकम, भूगोल पर चर्चा अर्थात डिस्कशन ऑफ ज्योग्राफी की एक और क्लास में आपका स्वागत है। और जो ये सेक्शन मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये बेसिकली ज्योग्राफी ऑप्शनल अर्थात भूगोल वैकल्पिक के कोर पोर्शन का पार्ट है, जहां आप पढ़ते हैं कि कैसे हमारी मदर अर्थ में फॉर्मेशन होता है, कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन होता है ओशंस का, और कैसे हमारे कॉन्टिनेंट्स और कैसे हमारे ओशंस इवॉल्व होते हैं। इस चर्चा को अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं और पीडीएफ को भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल अभिनव बोहरे ज्योग्राफी मैं यहां लिख दूं, इस टेलीग्राम चैनल पर विजिट करके डायरेक्टली आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। अभिनव बोहरे ज्योग्राफी, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल। आप इसके माध्यम से बच्चों पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आप मेरे साथ ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, 5 दिसंबर तक नवंबर बैच में एडमिशन ओपन है। अंतिम तिथि एडमिशन की 5 दिसंबर है। अभी तक एनरोल नहीं करा है तो आप मेरे साथ ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। चलिए हम चर्चा को स्टार्ट करते हैं और डिस्कशन सबसे पहले इस बात का होगा कि एग्जैक्टली हमारे ओशंस बने कैसे और ये खारे कैसे हुए। ध्यान से देखिएगा, ये है डियर हमारी मदर अर्थ। इनिशियली जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, ध्यान दें कि अर्थ अर्थात पृथ्वी उस समय एक फायरबॉल थी और फायरबॉल से शीतलन की क्रिया अर्थात पृथ्वी के ठंडे होने की क्रिया हो रही थी। और जैसे जैसे डियर हमारी पृथ्वी ठंडी हो रही थी, मेक श्योर शीतलन की क्रिया का अंतिम परिणाम यह होता है कि कोई भी चीज ठंडी होने पर संकुचित अर्थात श्रिंक होती जाती है। एंड मेक श्योर पृथ्वी के श्रिंक होने पर पृथ्वी के अंदर से बहुत सारी गैसेस बाहर निकलती हैं। और ये जो डियर गैसेस हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये जो गैसेस अभी बाहर निकल रही हैं पृथ्वी से, क्यों बाहर निकल रही हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ संकुचन अर्थात अर्थ की श्रिंकिंग। और अर्थ श्रिंक क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ कूलिंग। अर्थ की कूलिंग के कारण अर्थ श्रिंक हुई और श्रिंक होने पर हमारे पृथ्वी के अंदर से कुछ गैसों का उत्सर्जन होता है और डियर यही हमारा प्रारंभिक वायुमंडल कहलाता है। और ये जो प्रारंभिक वायुमंडल है हमारा अर्थात हमारा एटमॉस्फेयर है, ये जहरीला था। और डियर इस जहरीले एटमॉस्फेयर के बारे में एक चीज बहुत बेहतर तरीके से अपने दिमाग में कंसोलिडेट कर लें कि ये जो एटमॉस्फेयर बना था इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में धूल और राख के कण थे अर्थात डस्ट और एशेस थी। और सेकेंडली इसमें बेहद मात्रा में उपस्थित थी जलवाष्प। और थर्डली बच्चों इसमें उपस्थित थी बेसिकली ह्यूज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड व अदर टॉक्सिक गैसेस, अदर जो है अन्य जहरीली गैसें। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये जो प्रारंभिक हमारा एटमॉस्फेयर बना
ये जो हमारा इनिशियल एटमॉस्फेयर बना अर्थ का, ये जहरीला था, लेकिन इस एटमॉस्फेयर में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज उपस्थित थी कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। और डियर, बस यही कहानी में टर्न आता है, और जैसे जैसे जलवाष्प हाइट पर जाती है, अर्थात ये एक ऊंचाई को ग्रहण करती है, ये जलवाष्प में संघनन की क्रिया होती है, इस जलवाष्प से मेघों का निर्माण होता है, और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स अर्थ पर एक मेगा रेनफॉल का एरा आता है, मैसिव रेनफॉल का समय आता है, और इस मैसिव रेनफॉल से दो घटनाएं बड़ी होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली अगर मैं यहां मेंशन करूं, मेक श्योर के अर्थ पर आया वर्षा का युग, और ये जो वर्षा का युग था, एज ऑफ रेनफॉल थी, ये 2 बार आई है। फाइन, फर्स्ट टाइम पर अभी है, और जब ये रेनफॉल हुई तो डियर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग थी कि एटमॉस्फेयर में जो उपस्थित ये जहरीली गैसेस थी, धूल और राख के कण थे, इन धूल और राख के कणों को इस वर्षा ने एटमॉस्फेयर से रिमूव करा, और रिमूव करने की प्रोसेस से यहां पर एस्टैब्लिशमेंट होता है एक ओशन का, महासागर का। और डियर आप इमेजिन करें कि अभी अगर किसी क्षेत्र में कुछ हफ्ते लगातार बारिश हो जाए तो कंडीशन कितनी खराब होती है, कितनी ड्रास्टिक होती है। एशेस और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला है, अर्थात ये जो वर्षा है, ये वर्षा एक एसिडिक रेनफॉल है, ये एक अम्लीय प्रकृति की वर्षा है, अम्लीय प्रकृति की वर्षा है। और ये जो अम्लीय प्रकृति की वर्षा है, इस वर्षा के कारण आप एक बात नोटिस कर पाएंगे कि हमारे जो सागर बने, हमारे जो ओशंस बने, ये ओशंस भी अम्लीय प्रकृति के थे, खारी प्रकृति के नहीं थे। अब प्रश्न आपके दिमाग में आएगा कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारे ओशंस का फॉर्मेशन एक वर्षा के युग के कारण हुआ, पृथ्वी जब ठंडी हुई तो डस्ट और एशेस पृथ्वी से बाहर आई, और उसके कारण अर्थ पर ओशन बने। ये एसिडिक थे, हम इसे भी एक्सेप्ट करते हैं, बट नाउ द क्वेश्चन इज कि ये ओशन अम्लीय से खारे अर्थात लवणीय हुए कैसे। ध्यान से सुनिएगा। अब अर्थ नेक्स्ट स्टेज पर आती है। अब जरा इस बात को नोटिस करिए कि अर्थ में हमेशा एक साइकिल चल रही होती है। ये हमारा फाइनल, या आप कह लीजिए फाइनल से कुछ पहले का इंटरिम फाइनल, आप कह लीजिए दैट एक एटमॉस्फेयर रेडी हो चुका है। लगभग इसका कंपोजिशन वैसा ही है, संगठन वैसा ही है जैसा आज दिखाई देता है। काफी सारी चीजें अलग भी हैं, बट फिर भी अगर हम देखें ना नटशेल, तो ये आधुनिक के जैसा अब दिखाई देना शुरू कर चुका है। बट वेट, ध्यान दीजिए, अब जो ये ओशंस हैं, ये ओशंस अम्लीय होने से आगे बढ़ना स्टार्ट होंगे, और यहां से पृथ्वी पर जीवन का ओरिजिन होगा, अर्थ पर लाइफ का एस्टेब्लिशमेंट होगा। और बच्चों याद रखिएगा, पृथ्वी पर जब जीवन आएगा तो ये जीवन कहां आएगा? ये जीवन आएगा सागरों में। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, लाइफ जैसे ही आएगी ओशन में, तो पहली बात तो ये कि आपको बहुत शॉकिंग रिलेशन दिखाई देगा माइथोलॉजी का और ज्योग्राफी का, या धर्म का और भूगोल का। बहुत सारी ऐसी कहानियां, बहुत सारे ऐसे इवेंट जिनके बारे में आप कहीं रिलीजियस प्लेसेस में या फिर किसी माइथोलॉजिकल स्टोरी में सुनते हैं, उनका ज्योग्राफिकल प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। क्यों? क्योंकि जो धर्म है वो बिलोंग करता है कल्चर से, और जो कल्चर है वो डिराइव होता है ज्योग्राफी से। सो ज्योग्राफी से कल्चर और कल्चर से रिलीजन का एस्टेब्लिशमेंट होता है। इसलिए आपको बहुत सारी रिलीजियस जो थिंग्स हैं उनका ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दिखाई पड़ता है। भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो साइंस की उस स्ट्रीम को लीड करता है जो स्ट्रीम बहुत सारी रिलीजियस थिंग्स को एक्सप्लेन कर पाती है। दैट्स व्हाई ज्योग्राफी को कहा जाता है कि दिस वन इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऑफ यूपीएससी। और ध्यान से सुनिए, अब देखें, पृथ्वी पर जो जीवन है इसका ओरिजिन हो रहा है ओशन में। अब ये जो ओशंस हैं, इनमें सबसे पहले जो लाइफ आएगी, ध्यान से सुनिएगा, तो सबसे पहले बच्चों ये लाइफ आएगी इन अ फॉर्म ऑफ यूनिसेल्युलर इनवर्टिब्रेट, अर्थात एक अकशेरुकी एक कोशिकीय जीव से, जिसकी केवल एक कोशिका होगी। और अब जरा ध्यान से देखिए,
अब ये एक कोशिका वाला जीव समय के साथ बड़ा होना स्टार्ट होगा और जैसे जैसे इसका साइज बढ़ेगा ये एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय जीव में चेंज होगा, ये यूनिसेल्युलर से मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में परिवर्तित होगा। और इस मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की एक विशेषता होगी कि समय के साथ इस ऑर्गेनिज्म में एक बोन का फॉर्मेशन होगा और ये बोन जो है ये कहलाएगी इसकी कशेरुकी। अर्थात अब समय के साथ हमारे जो जीव हैं, जो सागर में जिनका जन्म हो रहा है, ये एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय में चेंज हो रहे हैं। अब इनके अंदर एक कशेरुक अर्थात मेरुदंड का फॉर्मेशन हो रहा है और समय के साथ यही मेरुदंड विकसित होगा और इसके आसपास शरीर के अंग विकसित होना स्टार्ट होंगे। और डियर ध्यान से सुनिए, जब ये अंग विकसित होंगे, जब ये पार्ट डेवलप होंगे तो हमें एक जीव का प्रादुर्भाव दिखाई देगा, एक ओरिजिन दिखाई देगा जिसकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होगी और कुछ इस प्रकार से एक मेरुदंड के आसपास जो है ये मेनली आपको दिखाई पड़ेगी। और ये जो बॉडी होगी, इस बॉडी को आप आज भी देखा करते हैं। इस जीव को आज आप पृथ्वी पर मत्स्य जीव या मछली के रूप में जानते हैं। अर्थात आपको पृथ्वी पर मछलियों का अर्थात मत्स्य जीवों का फॉर्मेशन दिखाई देगा। और ये जो मत्स्य जीव हैं, ये जो फिशेज हैं, अब समय के साथ ये इवॉल्व होना स्टार्ट होंगी। अर्थात एक मेरुदंड के आसपास अंगों का फॉर्मेशन। और अब ये मत्स्य जीव समय के साथ आकार बढ़ाते जाएंगे और अंततः पृथ्वी पर एक एज आएगी जिसे कहा जाएगा एज ऑफ शार्क या पृथ्वी पर शार्क का युग। अब इस समय पृथ्वी पर विशालकाय शार्क होंगी, लॉबस्टर्स होंगे और इवन अभी पृथ्वी के अंदर सबसे बड़ा जो जीव आपको दिखाई देता है ब्लू व्हेल, जिसका साइज रफली अराउंड 20 हाथियों से बड़ा होता है बच्चों, इससे कम 10 गुना बड़े लॉबस्टर हुआ करते हैं। और ये सारे लॉबस्टर एक्सोस्केलेटन होते हैं। शार्क से एक्सोस्केलेटन एनिमल्स आते हैं, अर्थात वो जीव जिनका कंकाल बाहर होता है। अब इनको आप कभी प्रवाल कहते हैं, कभी आप इन्हें जो है लॉबस्टर कहते हैं। कुल मिला के सागर के अंदर एक विशेष कोटि होती है, एक विशेष प्रकार होता है जीवों का, और ये विशेष प्रकार है सागरों में रहने वाले जीवों का, और वो प्रकार कहलाता है एक्सोस्केलेटन एनिमल्स या बाह्य कंकाल के जीव। और ये जो बाह्य कंकाल के जीव हैं, जरा ध्यान से सुनिए और अपने दिमाग पे इसे सेटल डाउन कर लें कि इनका कंकाल किससे बनता है। और यहां से फिर आप पाएंगे कि इन्हीं बाह्य कंकाल के जीवों के कारण हमारे महासागर होने वाले हैं। महासागर जो है हमारे होने वाले हैं खारे अर्थात लवणीय। अब आपके दिमाग में आएगा इन जीवों के कारण महासागर खारे कैसे हो गए। तो अब जरा स्टोरी के एक पोर्शन पर आप पहुंच चुके हैं, हमारी कहानी के एक पार्ट पर आप पहुंच चुके हैं, जहां आप जान चुके हैं कि पृथ्वी पर जीवन तो आया, लेकिन यह जीवन सागरों में आया और सागरों में एक विशेष क्रम से इस जीवन का आगमन हुआ। अब प्रश्न उठता है कि भाई ये जो जीव हैं ये सागर को खारा कैसे करते हैं। तो आइए मैं आपको अब नेक्स्ट कहानी की ओर लेकर चलता हूं। नेक्स्ट पार्ट है स्टोरी का कि पृथ्वी पर एक जल चक्र चलता है और इस जल चक्र के कारण बेसिकली पृथ्वी पर होती है वर्षा। और ये जो वर्षा है, अब यहां जरा टेक्निकली ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये वर्षा होती कहां पर है पृथ्वी पर। तो हमेशा याद रखें, पृथ्वी की ज्यादातर वर्षा आपको सागरों में होती हुई नहीं दिखाई देगी। सागरों से हवाएं चलती हैं, महाद्वीपों के अंदर प्रवेश करती हैं, महाद्वीप औसतन अधिक गर्म होते हैं, और इस प्रकार से आपने इस साइकिल को कई बार स्कूल्स में पढ़ा होगा। दैट ये है हमारी मदर अर्थ। यहां पर आपको दिखाई देगा ओशन अर्थात महासागर, और यहां होता है क्लाउड का फॉर्मेशन, और क्लाउड का फॉर्मेशन होने पर यहां होती है वर्षा। अर्थात महाद्वीपीय भाग में होती है वर्षा, और यह महाद्वीपीय भाग की वर्षा होती इस कारण से है क्योंकि महासागरों से चलती हैं हवाएं और इन हवाओं के अंदर होता है जलवाष्प। तो जलवाष्प ली हुई हवाएं महाद्वीपों में प्रवेश करती हैं, महाद्वीपों में रेनफॉल कॉज करती हैं और यह साइकिल चलती रहती है। लेकिन
ये जो वर्षा होती है, इस वर्षा के जल को लेकर कौन जाता है सागरों तक? ये जल जो बारिश के रूप में अभी हुआ है पृथ्वी पर, डियर, ये जल महाद्वीपों से महासागरों तक पहुंचता कैसे है? तो इसका एक बड़ा साधन होती हैं नदियां, अर्थात रिवर्स। अब यहां ध्यान से सुनिए, पृथ्वी पर हमेशा जब आप रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, खासकर ऑप्शन सब्जेक्ट में, तो आप एक जानकारी हमेशा प्राप्त करेंगे कि पृथ्वी पर रिवर्स का साइज पहले माइटी होता है और समय के साथ ये रिवर्स का साइज छोटा होता जाता है। मेक श्योर कि आज के समय जो माइटी रिवर्स आपको दिखाई देती हैं, लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, इनिशियली ये सारी एक ही नदी थी और उस नदी का नाम था इंडो शिवालिक नदी। माइटी रिवर थी और इसकी 3 धाराएं बटी थीं, जिससे गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु बनी। इसी तरह से पृथ्वी पर बहुत विशालकाय नदियां हुआ करती थीं और ये सारी नदियां महाद्वीपों से बहकर महासागरों में प्रवेश करती हैं। और डियर, जब ये महासागरों में वापस आती हैं तो ये अपने साथ लेकर आती हैं महाद्वीपों के अवसाद, अर्थात ये लेकर आती हैं सेडिमेंट्स। और ये जो सेडिमेंट्स होते हैं, मेनली इन सेडिमेंट्स में क्या होता है, ये चट्टानों को घिसती हैं और चट्टानों के अंदर के जो मिनरल्स हैं वो इनके अंदर उपस्थित होते हैं। और जरा ध्यान से सुनिए, अब ऐसा नहीं है कि नदियों के अंदर के मिनरल यहां पहुंचे तो भाई ये स्थान जो है वो खारा हो गया। अगर ऐसा होता तो नदियां खारी होती, पर नदियां तो मीठी होती हैं, ताजे पानी की होती हैं। फिर ताजे पानी की नदी से सागर कैसे खारा हो गया? तो अब यहां कहानी में ट्विस्ट है। याद रखिए, इस अवसाद के अंदर मेनली होता है सोडियम और होता है कैल्शियम। सोडियम और कैल्शियम की मेनली इसमें उपस्थिति होती है और इसे लेकर नदी जब सागरों में प्रवेश करती है तब सागर धीरे धीरे कर जो है अपना नेचर परिवर्तित करते हैं। क्यों? क्योंकि जरा ध्यान से सुनिए, नदियों के लाए हुए अवसाद के अंदर उपस्थित है सोडियम और कैल्शियम और जीवन का उदय हो रहा है इस प्रकार से हमारे महासागरों में। और महासागरों में एक विशेष प्रकार के जीव बन रहे हैं विच इज कॉल्ड एज एक्सोस्केलेटन एनिमल्स। और ये जो एक्सोस्केलेटन एनिमल्स हैं, बाह्य कंकाल के जीव हैं। डियर, सबसे इंपॉर्टेंटली यही जीव जो है वो सागरों के, महासागरों के अंदर से जो सेडिमेंट आए हैं उनमें से सोडियम को छोड़कर हमेशा बाहर निकाल लेंगे कैल्शियम को। अर्थात महासागरों से हमेशा एक्सोस्केलेटन एनिमल्स ने जो कैल्शियम है इसे रिमूव करा है और इस रिमूव करने की प्रोसेस में आप पाएंगे कि महासागरों में लगातार सोडियम का परसेंटेज जो है वो बढ़ता जाता है। एंड वेलकम, इसी सोडियम के परसेंटेज को आगे जब पृथ्वी के महासागरों में एक केमिकल चेंजेस आते हैं, केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस आते हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप इसे जानते हैं NaCl के रूप। NaCl अर्थात आप इसे नमक कहते हैं। अर्थात हमारे सागर अम्लीय से खारे हुए, उसके पीछे का 2 मेजर रीजन है। पहला मेजर रीजन तो यह है कि पृथ्वी पर जब जीवन का प्रादुर्भाव हुआ, अर्थात पृथ्वी पर जो लाइफ है इसका ओरिजिन हुआ, तो इसके ओरिजिन के साथ अर्थ पर एक्सोस्केलेटन एनिमल्स आए और इसी समय पर पैरेलली हमारी पृथ्वी पर महासागरों में नदियां अपना अवसाद छोड़ रही थी और नदियों के द्वारा जो अवसाद छोड़ा जा रहा था, जो सेडिमेंट्स छोड़े जा रहे थे, इन सेडिमेंट्स में कैल्शियम भी था और सोडियम भी था। लेकिन कैल्शियम लगातार एक्सोस्केलेटन एनिमल्स द्वारा रिमूव करा गया और रिमूव करने की फिर प्रोसेस में जो पदार्थ शेष रहता गया वो कहलाया सोडियम। एंड दैट्स व्हाई आवर ओशंस आर सलाइन इन नेचर। मेक श्योर, बहुत कॉम्प्लेक्स कनेक्शन होता है ज्योग्राफी का विद द कोर कंसेप्ट्स ऑफ अर्थ। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ ज्योग्राफी एज अ ऑप्शन सब्जेक्ट की, तो बेशक जैसा मैंने बताया कि ज्योग्राफी ऑप्शनल एक ऐसा ऑप्शन है जो पहली चीज तो खासा इंटरेस्टिंग है, सबसे इंटरेस्टिंग ऑप्शंस में से एक माना जाता है। अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी शिकायत होती है कि ऑप्शन सब्जेक्ट समय के साथ बोरिंग होता जाता है। उस समस्या का समाधान है ज्योग्राफी ऑप्शनल। साथ ही ये एक ऐसा ऑप्शन है बच्चों, अगर आप इसके साथ तैयारी करते हैं तो मेक श्योर कि आपके 30 से
35 क्वेश्चंस जो हर वर्ष यूपीएससी ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से पूछता है, ये आपके लिए बेहद आसान हो जाएंगे। क्योंकि ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो वो कठिन स्तर के होते हैं, सभी विद्यार्थियों से नहीं बनते। अगर आपसे बनेंगे तो आपका औसत अर्थात एवरेज स्कोर यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में सुधर जाता है। और इतना ही नहीं, अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी होगा तो आपका इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी और इवन डिजास्टर मैनेजमेंट से लेकर कोर ज्योग्राफी एंड पर्यावरण तो एब्सोल्युटली कवर होगा ही। मेंस में ऑन एन एवरेज जीएस में एक्स्ट्रा मार्क्स और प्री क्वालिफाई करने की गारंटी होता है ये ऑप्शनल सब्जेक्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि अवश्य आप अगर वीडियो में इस स्थान तक आए हैं बच्चों, तो आपको डेफिनेटली ये जो जानकारी मैंने दी है ये समझ में आई है। और आप अगर यहां तक हैं तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप डेफिनेटली ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट करें। और अगर तैयारी मेरे साथ करना चाहते हैं तो 5 दिसंबर के पहले जो नवंबर का बैच है आप उसे ज्वाइन कर पाएंगे। साथ ही अगर आप 2025 में एग्जाम देने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। स्टडी आईक्यू का SIP प्लस बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है और इस बैच में जो है वो क्लासेस प्रारंभ हो जाएंगी 30 नवंबर से। लेट ना करें, बहुत मिनिमम कॉस्ट पे आप आसानी से यूपीएससी के सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की तैयारी कर पाएंगे। फुल फ्लैश तैयारी करनी है तो फुल फ्लैश तैयारी के लिए भी बैचेस आर अवेलेबल। मेक श्योर जब भी आप बैचेस को ज्वाइन करें डेफिनेटली आपको यूज करना है AK लाइव कोड का। ये फैकल्टी कोड है बच्चों। इस कोड के माध्यम से अगर आप कोर्स को परचेज करते हैं, इस कोर्स का पार्ट बनते हैं, तो डेफिनेटली यू विल गोइंग टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एज वेल। चलिए, तो इस उम्मीद के साथ कि डियर मैं आने वाले समय में आप सभी यूपीएससी सीरियस यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।